रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हम करते हैं या इसको हम जो रियल वर्ल्ड अप्लाई करते हैं वो लो है या वो हाई है और क्यों है, कैसे, मतलब हमने ये नहीं लिखा था क्यों है, हमने बस लिखा था अटेंडेंस लो है या हाई। यहाँ पे एक बच्चे को ऑब्जर्व करती है, उसकी अटेंडेंस कितनी है, डेली आता है या नहीं आता है, असाइनमेंट कंप्लीट करके ला रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। माय नेम इज अर्शिया। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर करंटली रनिंग आवर आधार सीरीज, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन पिकअप करके कंप्लीट कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद क्लास 11 चैप्टर 2, which is methods of inquiry in psychology. So let us start our session for today. So the topics that are included in this chapter are the introduction to inquiry, goals of psychological inquiry, जिसके अंदर हम ये goals cover up करेंगे, steps in scientific research, कौन से steps हैं जो हम follow करते हैं research करते हुए, alternative paradigms, nature of psychological data, methods क्या है inquiry की, analysis कैसे करते हैं, brief में limitations, ethical issues and chapter की summary. So let us begin for today. Before I start, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हमारे पास आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती हैं। हमारी क्लासेस टॉप फैकल्टी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती हैं। We give you curated books and study material. हम मॉक टेस्ट सीरीज रन करते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। We are available on our app and on our web portal so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं। We also give you career guidance and हम राउंड 2 इंटरव्यू के लिए भी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो रन करते हैं फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। वी रन फॉर सीयूईटी यूजी, पीजी, यूजीसी नेट जेआरएफ, गेट साइकोलॉजी, एमफिल जो कि अब एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, हम उसके लिए भी रन करते हैं। वी हैव बैचेस दैट आल्सो कवर एनसीईआरटी एंड सिसरेली का सिलेबस। एनसीईआरटी के लिए आधार बैच अभी रन हो रहा है। These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, हमसे स्टडी किया था और अपने एग्जाम को बहुत सक्सेसफुली क्रैक किया था। So if you want to crack your exams and you want preparation for entrance, then join us, enroll with us and study with us. Okay, now we will start class 11th NCERT chapter 2. Now why this chapter is important? ये जो चैप्टर है ये हमें इंट्रोड्यूस कराता है साइंटिफिक मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी से। वी नो साइकोलॉजी के बीच में डिबेट है कि इज इट एन आर्ट और इज इट अ साइंस, बट हम थोड़ा सा बीच के अंदर आके हमने एडजस्ट कर लिया है। सो वी नो दैट साइकोलॉजी इज अ साइंस, आर्टिस्टिक साइंस। सो जब हम स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वी हैव टू फॉलो द साइंटिफिक मेथड्स। दैट इज व्हाई व्हाट साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड इन साइकोलॉजी, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि नॉलेज कैसे जनरेट होती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च, हाउ डू वी यूज दैट रिसर्च, ये सब इस चैप्टर के अंदर कवर होता है। ये लेटर टॉपिक्स जैसे इंटेलिजेंस, लर्निंग, पर्सनालिटी, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड हाउ इंक्वायरी इज डन, आप समझ पाओगे कि असेसमेंट कैसे होती है इन एट्रीब्यूट्स के लिए। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड हाउ इंक्वायरी इज डन, हाउ रिसर्च इज डन, तभी आप एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग वाले वे में साइकोलॉजी में सोच पाओगे। सो रिसर्च इन साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेथड्स भी साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ विल गो टू इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। साइकोलॉजी जो है वो एम्फसाइज करता है एक्सपीरियंसेस को, बिहेवियर्स को और मेंटल प्रोसेसेस को। सो बेसिकली व्हेन वी स्टडी साइकोलॉजी, हम दूसरे पर्सन का अपना बिहेवियर देखते हैं, what experiences we have gained and what we have learned from those experiences, what we have not learned from those experiences, सामने वाले पर्सन ने क्या सीखा है, हम उनसे क्या सीख रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू इंश्योर दैट देयर इज ऑब्जेक्टिविटी,
जब हम इन चीजों को समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस को, बिहेवियर को, प्रोसेसेस को, तो हमें ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है। हम अपने एक्सपीरियंस को एक सब्जेक्टिव लेंस से नहीं देख सकते हैं एज अ रिसर्चर। तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, विच इज सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंक्वायरी, सो दैट हम अपनी रिसर्च में ऑब्जेक्टिव रहें, हम बायस्ड ना हो, हम अपने सब्जेक्टिव ओपिनियंस ना डालें। हमें जब रिसर्च करनी है, हमें जब इंक्वायरी करनी है, हमें एक सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करना पड़ेगा, जो कि किसी इस्टेब्लिश गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहा है, और हमें साइंटिफिकली उस चीज को अप्रोच करना पड़ेगा। अब मेथड्स कौन कौन से आते हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वे, कोरिलेशनल स्टडीज, टेस्ट एंड केस स्टडी, ये हम अभी करेंगे। द मेथोडोलॉजी टू डिस्टिंग्विश करती है साइकोलॉजी को एज अ साइंस एंड नॉट स्पेक्यूलेशन। अब हम पढ़ तो हम बिहेवियर के बारे में रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम अंदाजा लगाना? क्योंकि बिहेवियर के बारे में तो मैं अंदाजा लगा के भी बोल सकती हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा ना ऐसा ही करेगा। नाउ व्हाट इज इट दैट मेक्स साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम ये अंदाजा लगाना? दैट इज द मेथोडोलॉजी। जो हम तरीका यूज कर रहे हैं डेटा निकालने का, वो इतना सिस्टमैटिक है, इतना साइंटिफिक है कि हम बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, हम बायस्ड नहीं हैं, हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, हम श्योर हैं विद व्हाट वी आर गिविंग। वी गिव रेप्लिकेबल रिजल्ट्स, जो हम दोबारा कर सकते हैं स्टडी, हम ऐसे रिजल्ट्स देते हैं विद अश्योरिटी। सो दिस इज नोन एज द मेथोडोलॉजी, जो साइकोलॉजी फॉलो करती है। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी? ओवरव्यू में अगर आप देखो, मेन हमारे ये 4 गोल्स हैं, हम इनको डिटेल में भी करेंगे। इट इज डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल। उसके बाद हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना वर्बली। प्रिडिक्शन कब हो रहा है। एक्सप्लेनेशन क्यों हो रहा है। कंट्रोल क्या हम इसको बदल सकते हैं। एप्लीकेशन अब ये जो हमने नॉलेज गैदर कर ली है इन सारी चीजों के साथ, क्या हम उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं? कैन वी अप्लाई दैट नॉलेज? अभी तक भी देख सकते हो। सबसे बॉटम लेवल होता है बिहेवियर को डिस्क्राइब करना कि उसमें हो क्या रहा है। फिर प्रिडिक्ट करना, आप डिस्क्रिप्शन दे दिए, उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना। फिर एक्सप्लेन करना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कंट्रोल करना, जब हमें समझ में आ गया क्यों हो रहा है, तो वो फैक्टर्स वहां से हटा दो, कंट्रोल हो जाएगा बिहेवियर। लास्ट इज ये जो हमने रिसर्च करी है, ये 4 चीजें जो हमने निकाली हैं, फाइनली उसको अप्लाई करना रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर। अब हम डिटेल में ये गोल्स को पिकअप करेंगे। सो फर्स्ट गोल इज डिस्क्रिप्शन। इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करना। जब तक आपके पास बिहेवियर का पूरा डेटा नहीं है, जब तक आपको बिहेवियर पूरे तरीके से समझ नहीं आया, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टडी हैबिट्स डिस्क्राइब करनी है। मैं क्या करूंगी, मैं किसी क्लास में जाऊंगी, वहां पे एक बच्चे को ऑब्जर्व करती, उसकी अटेंडेंस कितनी है, डेली आता है या नहीं आता है, असाइनमेंट कंप्लीट करके ला रहा है या नहीं ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या वो टेस्ट के टाइम पे एक रात पहले पढ़ता है या वो पहले से पढ़ाई शुरू कर देता है, उसके कितने मार्क्स आते हैं क्लास टेस्ट में, रिविजन करता है या नहीं करता है। दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन। जब मैंने इन सारी चीजों का एक बिहेवियरल चेकलिस्ट बना लिया ना, कि हाँ ये है, ये है, ये मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, तो फाइनली मैं इसका एक पेज बना पाऊंगी कि ठीक है, ये है, ये है, ये है। उसमें मैं एक बिहेवियर को दूसरे से ना डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी आफ्टर आई कैटेगराइज बिहेवियर। तो जैसे ये मेरी एक चेकलिस्ट है, मैंने उसके अंदर लिख लिया था कि क्लास की अटेंडेंस कितनी है, असाइनमेंट की कंप्लीशन कितनी है, प्लानिंग कितनी है, रिविजन कितनी है। अब उसमें मैंने ऑन अ स्केल ऑफ 10 लेट्स से 9 दिया है। लेट्स से ये बच्चे का असाइनमेंट बहुत कम बार कंप्लीट होता है तो 4 दिया है। इसकी प्लानिंग अच्छी है, सो लेट्स से 7। रिविजन हमेशा करता है तो 9। अब मैंने चीजें यहाँ पे अच्छा ये तो मैंने सिर्फ नंबर दिए, साथ साथ में मैंने लिखा भी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब मैं इस बिहेवियर को इस बिहेवियर से डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी, यस, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ रखा है। सो आई विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट वेरी वेल। It ensures clarity of meaning when studying variables। जब हम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम इसी की ही बात करते हैं,
क्लास अटेंडेंस, असाइनमेंट कंप्लीशन, प्लानिंग एंड रिविजन। तो जब हम इनको क्लियरली सामने सामने इनका डेटा लिख रहे हैं ना, तो हमें क्लैरिटी मिल रही है कि ये एक से डिफरेंट कैसे है और यहाँ पर बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, और क्या फैक्टर्स हैं जो उसके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीशन में लिखा था 4, ये भी तो हो सकता है कि उसके घर पे उसको बहुत सारा काम होता है इसलिए वो असाइनमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो हमेशा क्लास में आता है और वो हमेशा रिविजन करता है और वो यूजुअली प्लानिंग भी अच्छी कर लेता है। सो वी वुड बी एबल टू एटलीस्ट डिस्क्राइब दिस बिहेवियर। अगर हम अभी इसको प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, हम लिख पाएंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, बस हम लिख पाएंगे वो चीज कि ये एग्जैक्टली क्या है। डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ वी विल गो टू प्रिडिक्शन। अब जब आपने बिहेवियर लिख दी कि ये बिहेवियर में ये है, हमने वो चीज लिख दी है, ये बिहेवियर ये है, व्हेन वी से डिस्क्राइब वी मीन ये बिहेवियर क्या है, लिखना। ओके, अब आते हैं प्रिडिक्शन पे। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि जब हमने कुछ चीजें डिस्क्राइब कर दी हैं, नाउ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन देम बिकॉज वी हैड रिटन इट, वी आर एबल टू प्रिडिक्ट इट। अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि ये इसलिए हो रहा है, वी आर जस्ट सेइंग कि ये होता है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था, तो ये होगा क्योंकि वी आर प्रिडिक्टिंग, होता है तो होगा, सिंपल। जैसे कि अब स्टडी टाइम जो है बच्चों का वो अचीवमेंट से रिलेटेड है, वी नो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जब हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था, एक बच्चा जिसकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, रिवीजन भी कर रहा है, असाइनमेंट्स भी टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, क्लास में उसकी अटेंडेंस भी बहुत हाई है, उसके अचीवमेंट हाई है, ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था। नाउ वी आर एबल टू प्रिडिक्ट कि अगर इस बच्चे का ये सब कुछ हाई होगा तो वो अपना अचीवमेंट भी उसकी हाई होगी। अगर किसी बच्चे का ये सब कुछ लो है तो उसका अचीवमेंट भी लो होगी। ये हमने डिस्क्राइब किया था, फिर हमने प्रिडिक्ट कर लिया। प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं जब बहुत ज्यादा लोग और ज्यादा डेटा स्टडी होता है। अब अगर एक क्लास में 3 बच्चे हैं, आपने 3 बच्चों का बिहेवियर डिस्क्राइब किया, फिर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, देयर आर चांसेस की गलती हो जाए। बट एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अब वो 30 बच्चों में से 25 का सब कुछ हाई है तो उनकी स्कोर्स हाई हैं, और 5 का सब कुछ लो है तो उनका स्कोर्स लो है। श्योरिटी ज्यादा हो जाती है रिजल्ट्स के साथ। अगर 3 बच्चों में ये सेम चीज कर रहे हो, तेरा चांसेस कि आप गड़बड़ कर दो। बट जितना ज्यादा डेटा है, जितने लोग हैं, उतना चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं गलती करने के। अब ये जो डेटा है ये यूज होता है एजुकेशन में, हेल्थ में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, क्योंकि हमें चीजें प्रिडिक्ट करनी होती है। मेजरली हम एजुकेशन के अंदर यूज करते हैं, जितना पढ़ोगे उतना अच्छे नंबर आएंगे, जितना ये करोगे उतने बुरे नंबर आएंगे, ये हम बहुत यूज करते हैं। हेल्थ में भी करते हैं कि जितना आप हेल्दी चीजें खाओगे उतना हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड वाइस वर्सा। So that is prediction. Now I would like to introduce you to two of our batches. Our first batch is आरम, जो CUET UG 2026 को टारगेट कर रहा है। इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज होंगी सो दैट आप अपनी रिविजन अच्छे से कर सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस होंगी, और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। दिस बैच आरम टारगेट CUET UG 2026. Other batches Lakshya targets CUET PG 2026. इसमें भी आपके पास लाइव क्लासेस हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों स्टडी मटेरियल ही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, मॉक टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस हैं, और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो इफ यू वांट टू एनरोल इनटू दीस कोर्सेज, CUET UG स्टार्ट हो गया है, PG भी स्टार्ट होने वाला है। सो इफ यू वांट टू एनरोल इनटू दीस क्लासेस, आप हमारी वेबसाइट या फिर ऐप के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, एंड यू कैन परचेज दीस कोर्सेज, एनरोल इनटू देम एंड कंटिन्यू योर लर्निंग। अब नेक्स्ट गोल के ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट गोल जो हमारा है दैट इज एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था कि क्या है, प्रिडिक्शन में क्या होगा, यहाँ पर क्यों हो रहा है। दिस गोज बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन एंड प्रिडिक्शन। ये कॉजेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कॉजेस में अंदर हमारा आता है क्यों, डिस्क्रिप्शन में क्या था, एंड प्रिडिक्शन में कब होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल,
ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं क्लास में और कुछ नहीं है? ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे क्लास में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं? नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कॉजेस। हमने डिस्क्रिप्शन में ना सिर्फ लिखा था, जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे, तो हमने लिखा था कि इस बच्चे की जो अटेंडेंस है, वो लो है या वो हाई है और क्यों है, कैसे, मतलब हमने ये नहीं लिखा था कि क्यों है। हमने बस लिखा था अटेंडेंस लो है या हाई है। प्रिडिक्शन हमने करी थी। प्रिडिक्शन में हमने क्या किया था, हमने ये लिखा था ये बच्चा आएगा या नहीं आएगा, कब एब्सेंट होगा कब नहीं होगा। वी जस्ट प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। लेट्स से उसकी अटेंडेंस 100% है, तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि यार ये तो आएगा। लेट्स से उसकी अटेंडेंस 50%, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि 50-50 चांस है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगर इंपॉर्टेंट डे है तो हमने कहा चलो आएगा, अगर इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में ना ये आ जाता है कि क्यों नहीं आएगा या क्यों आएगा। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसके अंदर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉजेस। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, हम थोड़ा सा कॉजेस फिगर आउट करेंगे, मुझसे बात करेंगे, हम उससे पूछेंगे बेटा आप क्यों नहीं आते हो, आपके घर पे आपको हेल्प करानी पड़ती है, आने का मन नहीं करता, बस नहीं मिलती, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, क्या इशू है। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, वी ट्राई टू एक्सप्लेन द बिहेवियर। जरूरी नहीं है कि आप हर बार बच्चे से डायरेक्टली पूछ सको। सम प्लेसेस पे यू हैव टू ऑब्जर्व छुप के, सम प्लेसेस पे यू हैव टू यूज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ताकि उसको डायरेक्टली ना पता चले कि आप उससे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। सो दैट गोज ऑन टू एक्सप्लेन योर कॉजेस। देयर आर चांसेस ये भी हो सकता है पेरेंट्स को कॉल करके पूछो। सो दैट इज एक्सप्लेनेशन। ये देखने की कोशिश करता है कि क्या कॉज कर रहा है बिहेवियर को, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटीसीडेंट का मतलब होता है प्रीसीडिंग, बिहेवियर अकर करने से पहले वाले इज नोन एज एंटीसीडेंट। तो जो एंटीसीडेंट कंडीशंस है हमारी, या जो फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर एग्जिस्ट करने से पहले के हैं, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं बिहेवियर के ऊपर। मतलब अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो क्या बिहेवियर नहीं अकर करेगा या वो फिर भी अकर करेगा। तो ये कॉज इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश करता है। अगर कुछ स्टिमुलाई है जो किसी बिहेवियर को लेट्स से इन्फ्लुएंस कर रही है, मेरा कोई स्टिमुलाई है, अगर वो है तो मैं बिहेवियर दिखा रही हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं बिहेवियर नहीं दिखा रही हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कॉज इफेक्ट की, ये हमें हेल्प करती है फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर मेरे एंटीसीडेंट फैक्टर्स आर लीडिंग टू माय बिहेवियर, दे आर अ कॉज ऑफ माय बिहेवियर, वो मेरे बिहेवियर का कारण है, क्योंकि उनके होने से ही मैं वैसा बिहेवियर दिखाती हूँ। अगर वो मेरे बिहेवियर को रिलेटेड नहीं है, मान लो मैं उनको हटा दूं, मैं फिर भी बिहेवियर दिखा रही हूँ, इसका मतलब वो मेरे बिहेवियर का कारण नहीं है। या फिर मान लो अगर वो है फिर भी मैं बिहेवियर नहीं दिखा रही हूँ, तो भी वो मेरे बिहेवियर का कारण नहीं है। सो देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि देयर इज अ कॉज जिसकी वजह से मैं इफेक्ट दिखा रही हूँ। अगर उस कॉज को इक्वेशन से हटा दो तो बिहेवियर खत्म, अगर उस कॉज को भी यहाँ सिचुएशन में डाल दो तो बिहेवियर आ जाएगा। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम एक्सप्लेनेशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट चीज आती है कंट्रोल। अब हमने बोल दिया कि बिहेवियर क्या था, फिर हमने देख लिया कि क्यों हो रहा था, फिर हमने ये भी देख लिया था, ये भी हमने बीच में देखा था कि कब हो रहा है। डिस्क्राइब किया, प्रिडिक्ट किया, एक्सप्लेन किया। नाउ व्हाट, अब हमारे पास तीनों चीजें तो आ गई हैं। हमने डिस्क्राइब कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। एक्सप्लेन करने का ना सिंपल सिंपल मतलब ये है कि हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस बिहेवियर को यूज कर सकते हैं, हम इस चीज को यूज करते हैं टू मेक अ चेंज इन द बिहेवियर। चेंज ये भी कर सकते हैं कि इंक्रीज कर सकते हैं, चेंज ये भी कर सकते हैं कि डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस इन दिस, व्हाई डू वी वांट टू डू दैट एंड हाउ डू वी डू दैट। Why do we want to do that? To make positive changes. आप चाहते हो कोई बिहेवियर अकर ना करे, तो आप कोई ऐसी चीजें क्रिएट करोगे, कोई ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करोगे कि वो पर्सन अपने आप ही वो बिहेवियर करना छोड़ दे।
आप चाहते हो कि कोई बिहेवियर अकर करे, तो आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करोगे कि वो पर्सन मजबूर हो जाए बिहेवियर क्रिएट करने के लिए, है ना? जैसे कि सपोज समबडी गेट्स वेरी एंशियस, अब मैं चाहती हूँ कि यार वो एंजाइटी उसको ज्यादा ना हो, उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम थेरेपी दे सकते हैं। थेरेपी में हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं टू यूज सम स्पेसिफिक बिहेवियरल कंट्रोल टेक्निक्स। अब हमें समझ तो आ गया कि बिहेवियर अकर हो क्यों रहा है, तो वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू चेंज द बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, कोई अच्छी चीज देना या कोई बुरी चीज देना, ऐसी चीजें रहती हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, यूजुअली दे मैनिपुलेट दिस, जो हमने उधर पढ़ा था, एंटीसीडेंट कंडीशंस, सम कंडीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर टू अकर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने कंडीशंस के बारे में देखा था ना, सपोज देयर इज अ कंडीशन जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर आ रहा है, मुझे चाहिए कि वो बिहेवियर ना आए, मैं क्या करूंगी? उस कंडीशन को चेंज कर दूंगी या उस कंडीशन को रिमूव कर दूंगी, मेरा बिहेवियर भी रिड्यूस हो जाएगा। नाउ इफ आई वांट अ बिहेवियर टू अकर, मुझे पता है वो कब अकर होता है, ड्यू टू व्हाट कंडीशंस अकर होता है, तो मैं वो कंडीशंस ले आऊंगी सिचुएशन में। जब मैं वो कंडीशंस डाल दूंगी, मेरा बिहेवियर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल। जब हमें समझ में आ गया है कि एक इफेक्ट किस कॉज की वजह से आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल ब्रिंग दैट इफेक्ट सो दैट मेरा कॉज वाला बिहेवियर आ जाए मेरे सामने। एंड इफ आई वॉन्ट इट टू नॉट अकर, आई विल ट्राई कि वो चीज मैं होने ही ना दूं, सिचुएशन ही मैं एलिमिनेट कर दूं। ठीक है? तो ये साइकोलॉजी का जो रोल है ना, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारा बिहेवियरल मैनेजमेंट, व्हेन वी वांट टू डू समथिंग, वी डोंट वांट टू डू समथिंग, इट इज ऑल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज वेरी रेलेवेंट हियर। लास्ट जो है, फॉर्मली ये एक गोल नहीं है, अगर आपका एग्जाम में आता है तो मेजरली द फोर गोल्स दैट वी यूज आर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल। एप्लीकेशन बाद में ऐड हुआ है, इट इज नॉट अ गोल पर से, बट एप्लीकेशन इज बेसिकली इन गोल्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हम करते हैं, या इसको हम जो रियल वर्ल्ड अप्लाई करते हैं, ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने के लिए है लोगों की लाइफ में। जो हमने डिस्क्राइब कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया बिहेवियर को, नाउ वी विल अप्लाई इट फॉर पॉजिटिव चेंजेस। जैसे कि हमने बोला था कि एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, कोई बिहेवियर को लेकर आने के लिए, कोई बिहेवियर को रिमूव करने के लिए काउंसलिंग में यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है बच्चों के साथ, ये वर्क प्लेस ट्रेनिंग में यूज होता है, हेल्थ में यूज होता है, ताकि लोग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स या हेल्दी मेंटेनिंग प्रैक्टिसेस यूज करें सो दैट उनकी तबियत खराब ना हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट में यूज होता है, जैसे अगर स्ट्रेस रिड्यूस करना है तो हम योगा मेडिटेशन की इंटरवेंशन करते हैं। हेल्थ में इसका यूज बेसिकली ये होता है जब हम अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए डाइट्स पे जाते हैं, या फिर हम अपने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट में जब ग्रुप एक्टिविटीज हम करते हैं। काउंसलिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जो स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिड्यूस करती हैं। सो साइकोलॉजी के रिसर्च का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट रहे, ये एप्लीकेशन का मेन गोल है। एप्लीकेशन का मतलब ही यही है कि हम जो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं वो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। दैट इज ऑल्सो मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो सिर्फ थ्योरेटिकली उसका बेस नहीं होना चाहिए। वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स इन साइकोलॉजी, हम बात ही ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की कर रहे हैं। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ये सब पढ़ने का क्या फायदा? सो इन साइकोलॉजी यू नीड टू अप्लाई एवरीथिंग। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के ओवरव्यू के ऊपर, बेसिक बेसिक कवर अप करेंगे। जो साइंस है ना, साइंस इज नॉट व्हाट इट इन्वेस्टिगेट्स। साइंस इस बारे में ज्यादा बात करता है कि हाउ, इट टॉक्स मोर अबाउट द मेथडोलॉजी। ठीक है? इट इज नॉट बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आप क्या मेजर कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें ग्रेविटी भी मेजर कर लूं, और क्या मैं तुम्हें ये भी मेजर कर लूं कि एक कैट हाथ ऊपर करके क्यों सोती है? व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ साइंस हियर? मेजरली ग्रेविटी। बिकॉज साइंटिफिक तरीके से जो चीजें आप स्टडी कर रहे हो, साइंस यूज करके, एक्सपेरिमेंट यूज करके, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक चीजें यूज कर कर
जो भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जो मेथडोलॉजी आप यूज कर रहे हो, दैट इज साइंस, नॉट व्हाट वी आर मेजरिंग। मेजर करने को तो मैं कुछ भी मेजर कर सकती हूँ। सो हाउ यूर मेजरिंग इज द की। अब इधर क्या आता है, जो हमारे स्टेप्स हैं साइंटिफिक रिसर्च के, एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या सही स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो होता है एक प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज करना, टू ब्रिंग दैट प्रॉब्लम इनटू एक्सप्लेनेबल वर्ड्स। लेट्स से मेरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ज्यादा टीवी देखने से या बहुत ही ज्यादा फोन पे लगे रहने से कंसंट्रेशन कम होती है। अब मैं इसको कैसे वर्ड करूंगी, इसको कैसे कॉन्सेप्ट में लेकर आऊंगी। बहुत ही ज्यादा टीवी देखने को मैं क्या कह सकती हूँ, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम एंड the relation of screen time or the impact of screen time on, how would I say, performance reduce होती है, academic decline. So the impact of screen time on academic decline. This would be conceptualizing a problem, ideas को समेट कर एक concept में लेकर आना। फिर data collect करना, जितने भी हम लोगों से study करना चाहते हैं उनके पास जाना, उनसे data collect करना, उस डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन ड्रॉ करनी। फाइनली इसके अंदर आता है रिसर्च, जो हमारी पुरानी रिसर्च है उसको भी देखना, आगे लेकर आना, थ्योरी बनाना, या फिर कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को मॉडिफाई करना, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को यूज करके उसमें अपना डेटा डालना। ये सब कुछ पार्ट आता है साइंटिफिक रिसर्च का। ठीक है, अब फॉर टुडे वी विल ओनली डू द ओवरव्यू तक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल discuss these scientific research techniques, steps in detail. ठीक है, so for today some practice MCQs. Which of the following is not a goal of psychological inquiry? कौन सा नहीं है? हमने 4 गोल करे हैं, 5 स्पेसिफिकली, बट मेजरली 4। तो वो है डिस्क्रिप्शन है, there is prediction, there is control definitely, एक और था डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल तो है ही है, ये तो पता चल गया। फैब्रिकेशन है या नहीं, व्हाट वाज द बीच वाला? हमने बिहेवियर डिस्क्राइब करा, हमने बोला कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है। एक और चीज हमने करी थी, दैट वाज क्यू। कंट्रोल को तो आप बोल सकते हो कि कैसे कंट्रोल करना है या नहीं, इसमें आप कैसे लिख सकते हो। वैसे कंट्रोल का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड वुड बी कि काबू कैसे करना है। तो काबू कैसे करना है, मैं कैसे आगे, क्यों क्या क्या था, एक्सप्लेन। ठीक है, so fabrication is not the goal, it is explanation. Fabrication is the wrong answer. Then in the steps of scientific research जो हमने overview किया है अभी, after conceptualizing a problem the next step is conceptualize। जब आपने कर लिया, आपने एक कॉन्सेप्ट में ले आया आप अपनी प्रॉब्लम को, फिर आप क्या करोगे? कंक्लूजन से ड्रॉ नहीं कर सकते, अभी तक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपने फॉर्मलाइज किया है, अभी हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है। सो एप्लीकेशंस पे फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, वो तो आप सारा डेटा होने के बाद करोगे। डू यू थिंक यू विल रिवाइज द थ्योरी बिफोर और यू विल कलेक्ट द डेटा बिफोर? अभी हमने डेटा ही कलेक्ट नहीं करा है, हमने कंक्लूजन ही नहीं बनाई है, थ्योरी कैसे रिवाइज करेंगे, राइट? सो इट इज ऑल्सो नॉट दिस, इट इज कलेक्टिंग द डेटा। After you have conceptualized the problem, you will collect the data, जहां से भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, from there. So thank you so much for watching this video. Stay connected to the Aadhaar batch. This was the first video for class 11 chapter 2. Now we will continue the chapter with the next video. So keep learning, keep growing, stay connected. Thank you.